ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 381, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। मुझे पता है कि वह मुझे बहुत याद करती है, पिताजी। मुझे पता है, और मुझे पता है वह जहाँ भी होगी मुस्कुरा रही होगी अगर वह देखेगी कि तुमने मेरी कितनी देखभाल की है, भले ही वह एक बेहतर जगह पर चली गई हो, वोनेक ने कहा और वेरनेक के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। तुम अजीब तरह से शब्दों में बेहतर हो गए हो वोनेक, लेकिन तुम बिल्कुल सही हो। आओ हम तुम्हें कुछ खाने को दें इससे पहले कि हम दोनों कुछ ताज़ी हवा लें, उसने कहा और उसने अपने हाथों को वोनेक के कंधे पर रखा और वे दोनों सबसे ऊंचे आधार पर पहुंचने के लिए टॉवर पर चढ़ गए। योजक चिन्ह, गोल्डन सम्राट के महल के सबसे ऊंचे आधार पर। महल का सबसे ऊंचे आधार पर एक विशाल खुला स्थान था जिससे पूरा स्थान बिल्कुल ऊपर से स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। विशाल पर्वत, स्थानों के बीच से घूमते हुए सुनहरे ड्रैगन का समुद्र, सब कुछ दो सुनहरे बालों वाली आकृतियों द्वारा देखा जा सकता था जो उस स्थान की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी थीं। तुम सांप की तरह खाते हो, वेरनेक ने कहा और वोनेक की ओर तिरस्कार भरी आंखों से देखा जिससे उसकी मानसिकता अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। यह आश्चर्यजनक है कि तुम मुझे हमेशा यही कहते हो, उसने असहाय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि कुछ समय तक पृथ्वी पर रहने के कारण वोनेक ने अपनी जानवरों जैसी भक्षण करने की क्षमता खो दी है। उसे एक पूरी तरह से पका हुआ भालू पेश किया गया था, लेकिन वोनेक उसका आधा ही खा पाया। उसके पिता को बहुत निराशा हुई जिन्होंने किसी भी स्थिति के लिए दूसरा भालू मंगवाया। मुझे आश्चर्य है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी घर क्यों बुलाया, वोनेक ने बालकनी के किनारे पर लेटे हुए खड़े होते हुए कहा। क्या तुम अपने परिवार को फिर से नहीं देखना चाहते? तुम मनुष्यों के साथ बहुत घुल मिल गए हो, है ना? वोनेक ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वोनेक ने अपनी आंखें घुमाईं। नहीं पिताजी, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम एक महान योजनाकार हो और तुमने पिछले 2 वर्षों से मुझे पृथ्वी पर रहने की योजना बनाई थी ताकि मैं प्राकृतिक से अधिक तेजी से बुद्धिमत्ता हासिल कर सकूं। लेकिन इस बार 1 साल से भी कम समय हुआ है और आपने मुझे पहले ही घर वापस आने का आदेश दे दिया है। ऐसा लगता है कि कुछ ने आपकी योजना को प्रभावित किया है और आपको इसे जल्दी से संशोधित करना पड़ा। मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वोनेक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आधे साल का अभियान एक बड़ी प्रगति थी। मुझे गर्व है कि आपने बहुत ज़्यादा क्रूर होना बंद कर दिया है वोनेक। वोनेक के चेहरे पर एक निराशाजनक मुस्कान दिखाई देने पर वेरनेक ने मुस्कुराते हुए निश्चय किया। अजीब बात है, ईआईए में अभी भी हर कोई मुझे क्रूर कहता है, उसने मन ही मन सोचा। मैंने आपको वापस इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने सुना था कि आपने किसी को अपना स्प्लिट कोर फाड़ दिया है। मुझे लगा कि आप पागल हो गए हैं, इसलिए मैंने तुरंत आपको वापस बुलाया, ये जानने के लिए उत्सुक था कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब मैं महसूस कर सकता हूं कि आपका कोर अभी भी पूरी तरह से संपर्क में है, इसलिए मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकता कि क्या ये सब झूठ था। इस बार वेरनेक ने गंभीरता से कहा, वह मेरा एक अच्छा दोस्त है, असीम संभावनाओं वाला। मैंने उसे बचाने के लिए कोर दिया था लेकिन उसने मुझे वापस लौटा दिया। वह पहले ही अपना योद्धा हृदय खो चुका है, वोनेक ने दूर की ओर देखते हुए कहा। अगर किसी ने लड़ने का हृदय खो दिया है तो कोई भी शक्ति उसे वास्तव में नहीं बचा सकती। कोर को वापस आपको लौटाना दिखाता है कि वह एक अच्छी आत्मा है। मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता जो गोल्डन ड्रैगन के कोर के आंसू को लौटाना चाहेगा। वे मानेंगे कि इसे अपनी भावी पीढ़ी के लिए रखना बेहतर होगा या बस इसे रखना। उसके पास एक अच्छी आत्मा होनी चाहिए। वोनेक के चुप रहने पर वोनेक ने दृढ़ निश्चय किया और बस इस बारे में बहुत अधिक सोचने से अपना ध्यान हटा लिया। दूसरा कारण जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था वह यह था कि वोनेक ने महसूस किया कि उस आदमी ने गहरी सांस ली है। यह क्या है? वोनेक ने पूछा। ये पैत्रिक ड्रैगन आशीर्वाद खंडहर है, ये बहुत जल्द खुल जाएगा। यह असंभव है, पैत्रिक ड्रैगन आशीर्वाद रून सैकड़ों वर्षों में केवल एक बार खुलता है, वोनेक ने उत्तर दिया। बेशक वह ड्रैगन जाति के सबसे महत्वपूर्ण खंडहर के बारे में अच्छी तरह से जानता था और यह भी कि इसे खोलना कितना मुश्किल था। ये सुनना कि यह अब खुल रहा है बस कल्पना से बाहर की बात है। ये सच है, हमारी गणना के अनुसार पैत्रिक ड्रैगन खंडहरों को खुलने में अभी भी लगभग 200 साल बाकी हैं, लेकिन इस बार ये तुरंत खुल गया। ये वोनेक का संकेत है, आसन खतरे का संकेत है और पैत्रिक ड्रैगन हमें अपने तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरनेक ने अपनी सुनहरी आंखों से सुनहरी ऊर्जा की लहरों के साथ उत्तर दिया। एक आसन खतरा जिसके लिए प्राचीन ड्रैगन को भी अपने घरों को हमारे लिए जबरदस्ती खोलना पड़ेगा। वह किस तरह का खतरा हो सकता है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? वोनेक ने पूछा। हाँ, हुआ है, लगभग 4 शताब्दी पहले। यह अराजकता आपदा थी, तब भी पैत्रिक ड्रैगन खंडहर अपने निर्धारित समय से पहले खुल गए थे। उसी तरह की घटना के साथ हम अराजकता आपदा युद्ध के बराबर या उससे भी अधिक स्तर के नुकसान की उम्मीद कर सकते हैं,
वुर्नेक ने वोनेक को हवा में देखते हुए कहा, जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से थोड़ा पीला पड़ गया था। वास्तव में हम ये पुष्टि करने में सक्षम हैं कि हम पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। हम बता सकते हैं कि यह एक दिव्य जाति है जो ऊपरी आकाशगंगा से हमारी अनंत आकाशगंगा का दौरा करने आ रही है। ऊपरी आकाशगंगा? वोनेक ने भ्रमित भाव से पूछा, जिससे वेरनेक ने आह भरी। शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दुनिया की असली संरचना के बारे में बताऊं। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं कभी एक विलक्षण ब्रह्मांड हुआ करती थी। एक एकल आकाशगंगा, इसका नाम ताकामहाग्रा था। एक समय हमारे बीच जीवित देवता रहते थे और उनके वंशज पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे। लेकिन ताकामहाग्रा में एक युद्ध छिड़ गया, भगवान के बच्चों के वंशजों के बीच युद्ध। इसे देवताओं का क्षेत्र युद्ध कहा जाता था और इसने पूरे ताकामहाग्रा को तबाह कर दिया और इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। निचला ब्रह्मांड, ऊपरी ब्रह्मांड और भगवान का ब्रह्मांड। अध्याय 382, पहले आग का अंतःक्षितिज पर आसन खतरा। क्या? वोनेक अपने पैरों पर उछल पड़ा और उसने अपने पिता की ओर अविश्वसनीय रूप से देखा। दुनिया के बारे में उसका ज्ञान यह है कि वह अनंत आकाशगंगा में रहता था जिसमें सैकड़ों ग्रह और विभिन्न जातियां थीं, लेकिन उनमें से कोई भी ड्रैगन के लिए खतरा नहीं था। और अगर वे होते भी तो वे उसके प्रकोप से बचने के लिए ड्रैगन से दूर चले जाते। अनंत आकाशगंगा के बारे में उसका विचार हमेशा एक ऐसी जगह थी जहां उनका पूर्ण नियंत्रण था, या कम से कम वे खुद को खतरे से बचा सकते थे। अपनी सबसे अजीब कल्पना में भी उसने कभी नहीं सोचा होगा कि पूरी दुनिया कभी एक एकल संपूर्ण थी और वह अनंत आकाशगंगा नहीं थी जिसमें वह मौजूद था। युद्ध के कारण दुनिया 3 भागों में विभाजित हो गई, निचला ब्रह्मांड, ऊपरी ब्रह्मांड और देवताओं का ब्रह्मांड। यह अनंत आकाशगंगा निचले ब्रह्मांड में है। निचले ब्रह्मांड में मौजूद भीड़ में से केवल एक, वोनेक का जबड़ा जमीन पर गिर गया और वोनेक ने समझाया। अनंत आकाशगंगा अपने नाम के अनुरूप ही थी, अनंत। अंत का पता बिल्कुल नहीं था। फिर भी उसके पिता उसे बता रहे थे, यह उन अनगिनत आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक थी जो सिर्फ निचले ब्रह्मांड में थी। ऊपरी ब्रह्मांड और निचला ब्रह्मांड दोनों एक दूसरे से अविश्वसनीय रूप से दूर हैं और इनके बीच यात्रा करने का एकमात्र तरीका वर्महोल का उपयोग करना है। कुछ खंडहरों में वर्महोल हैं जो ऊपरी क्षेत्र से जुड़ते हैं। इन रूनों को बनाने के लिए आवश्यक शक्ति आकाशगंगा रैंक चरण से कहीं ज्यादा है। जो लोग ऐसे वर्महोल बना सकते हैं वे आकाशगंगा रैंक चरण से कहीं ज्यादा हैं। हा, यह एक मजाक है, वोनेक ने कहा और वेरनेक को देखकर मजाक में जोर से हंसा। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था, लेकिन उसकी मुस्कान उस आदमी को देखकर फीकी पड़ गई जिसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। आमतौर पर ऊपरी ब्रह्मांड से कोई भी व्यक्ति दूर नहीं जाता और निचले ब्रह्मांड में नहीं आता। निचले ब्रह्मांड को बंजर भूमि माना जाता है और इसलिए इसे ऊपरी ब्रह्मांड में रहने वाले लोग छोड़ देते हैं। ये पहली बार है ऊपरी ब्रह्मांड में रहने वाले लोग निचले ब्रह्मांड में हमारे पास आएंगे, वेरनेक ने कहा, जबकि वोनेक ने ठंडी सांस ली। और तुम्हें ये कैसे पता? क्या तुम्हारे पास उनसे बात करने का कोई तरीका है और पता है कि कोई आ रहा है? नहीं, इस घटना की भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले सफ़ेद ड्रैगन ने की थी। अरे, एक भविष्यवाणी? ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है। इसके सच में होने की बहुत कम संभावना है, वोनेक ने कहा जैसे ही उसका दिल शांत हुआ। भविष्यवाणी भी यही थी। एक ये है कि निचले ब्रह्मांड पर एक विपत्ति आएगी और यह ऊपरी ब्रह्मांड से होगी। दूसरी यह है कि पैतृक ड्रैगन खंडहर अपने नियत समय से पहले खुल जाएगा। पहली भविष्यवाणी पहले ही पूरी हो चुकी है। बेशक ये तय करना बहुत मुश्किल होगा कि आक्रमणकारी सच में आएंगे या नहीं, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं और मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो हम ड्रैगन के रूप में इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें 100% तैयार रहना होगा, चाहे ऐसा हो या न हो। इसलिए हम अनंत आकाशगंगा की शासक जातियों में से एक हैं। क्या तुम समझते हो, वोनेक? बस मामले में तैयार रहने के लिए। अगर ऐसा होता है तो हम तैयार रहेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका हम पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रत्येक परिणाम हमें सही होने की ओर ले जाता है। मैं समझता हूँ पिताजी, वोनेक ने उत्तर दिया। अच्छा, लेकिन मैं नहीं समझता। आपने कहा कि ऊपरी ब्रह्मांड शायद ही कभी इस स्थान पर आता है क्योंकि वे इसे कचरा मानते हैं, तो वे इस बार क्यों आएंगे? उनका उद्देश्य क्या है? हम नहीं जानते, लेकिन वे जिस चीज़ के लिए आए हैं वह केवल एक अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर यह एक बुरी चीज़ होती तो वे इसे अनदेखा कर देते और हमें इसे स्वयं हल करने देते। इसलिए जो भी उनके ध्यान के योग्य है उसे हमारे पास ही रहना चाहिए, और हम अपनी आखिरी बूंद तक लड़ेंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह हमारे पास रहे। वोनेक ने वीरतापूर्वक कहा, लेकिन वोनेक चुप रहा। वोनेक, ये संभवतः एक युद्ध है और हमारे दुश्मन इतनी उन्नत दुनिया से हैं कि इसकी तुलना हमारे साथ करना एक शहर की तुलना बंजर भूमि से करना होगा। यह एक स्वर्ग विनाशक युद्ध और पृथ्वी विनाशक युद्ध होगा। लेकिन निश्चिंत रहें, हम अकेले ही इस युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मनुष्य भी अजीब तरह से इस घटना से अवगत हैं जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। असीम ब्रह्मांड की अन्य जातियां भी युद्ध के लिए तेजी से तैयारी कर रही हैं।
वोनेक ने सिर हिलाया तो वुरनेक ने कहा, पैट्रिक, ड्रैगन खंडहर धीरे धीरे खुल रहा है और अन्य ड्रैगन भी जाग रहे हैं। जेड ड्रैगन भी जल्द ही जाग जाएंगे। आप सभी ड्रैगन जातियों की भविष्य की उम्मीद हैं और आप सभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पैट्रिक ड्रैगन खंडहर के अंदर जाएंगे। वेरनेक ने उससे कहा और वेरनेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पैट्रिक ड्रैगन खंडहरों के बारे में कहा जाता है कि वे ड्रैगन जाति के इतिहास में सबसे प्राचीन और मूल ड्रैगन जाति को छिपाते हैं। ऐसी जगह पर जाना अपनी जड़ों की ओर लौटने जैसा होगा। ऐसा कोई ड्रैगन नहीं है जो पैट्रिक ड्रैगन के खंडहरों में जाने का मन न करे और वोनेक भी इसमें शामिल था। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी, वोनेक ने कहा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। अच्छा ड्रैगन, वेरनेक ने जवाब दिया और वे दोनों बालकनी से दूर चले गए और वापस महल में चले गए। एक युद्ध तेजी से निचले ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहा है और पूरी दुनिया धीरे धीरे तैयारी के चरण में प्रवेश कर रही है। किसी ऐसी चीज की तैयारी करना जिसके कारण के बारे में उन्हें पता भी नहीं है। बिल्कुल अज्ञात की तैयारी करना। अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है और एक और युग उज्ज्वल हो रहा है। एएन, बधाई हो, पहला आग पूरा हो गया, एक टाइटन का विकास। दूसरा आग अब शुरू होगा, प्रिय शैतान का आरोहण। आप सभी को बताना चाहता था कि मैं सभी मदद और सभी समर्थन और सभी उपहारों और सभी टिप्पणियों के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी हूं। आप लोग सिर्फ एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी के जीवन को बदल रहे हैं और उसे उज्ज्वल बना रहे हैं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा आग कल शुरू हो रहा है, 1 मार्च 2024। अध्याय 383, 3 साल बाद। ये रही आपकी किताब। जब वह पीछे मुड़ी तो उसके पीछे से मर्दाना आवाज आए और उसने देखा कि सफ़ेद बालों वाला युवा आदमी उसके सामने किताब पकड़े हुए था। वाह, तुम्हें मिल गई। मैं लगातार 3 बार अलमारियों की जांच करने के बाद भी नहीं ढूंढ पाए। शुक्रिया ज़ेरास, महिला ने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा और युवक के हाथों से किताब ले ली। आपका स्वागत है और अपनी किताब पढ़कर अच्छा समय बिताएं, उसने जवाब दिया जब महिला सैकड़ों सैकड़ों किताबों की अलमारियों से भरे हॉल के विशाल घूमने वाले शीशे से बाहर निकली। ज़ेरास ने सांस छोड़ते हुए अपनी आंखों पर हाथ रगड़ा जो उसे दर्द कर रही थीं। ज़ेरास, लगता है तुम इन पुनर्व्यवस्थाओं में मदद कर सकते हो, यह आवाज़ उसे सुनाई दी जब ज़ेरास अपने बाएं हाथ की शेल्फ में से एक की ओर मुड़ा और गंदे भूरे बालों और आंखों वाले मोटे आदमी को देखा जो उसे पिल्ला जैसी आंखों से देख रहा था। तुम्हें वाकई उन चर्बी को थोड़ा कम करना सीखना होगा मिहोंग, ज़ेरास ने खुद से हंसते हुए कहा जब वह मोटे आदमी के पास गया। छी, इसमें मेरी क्या गलती है? यह उन एमसी डोनाल्ड की गलती है। मोटा युवक मासूम भाव से विरोध में दहाड़ उठा, उसके बड़े गाल उसके चेहरे पर हिल रहे थे। तुम्हारी मदद नहीं की जा सकती। मैं आज़ाद हूँ इसलिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस मुझे बताओ कि तुम उन मैकडॉनल्ड्स का एक और पैकेट लेने का मौका नहीं ले रहे हो, ज़ेरास ने सैकड़ों किताबों वाली ट्रे लेकर चलने से पहले मिहोन को आंख मारते हुए कहा। तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानते हो ज़ेरास, चिंता मत करो, मैं एक दिन कभी न कभी तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। मैं वादा करता हूँ, मिहोंग ने दूर भागने से पहले कहा। तुमने ये 73वीं बार कहा है, ज़ेरास ने ट्रे को अलमारियों की पंक्तियों में धकेलने से पहले मुस्कुराते हुए सोचा। उसकी आंखें हर एक शेल्फ को ध्यान से स्कैन कर रही थीं और कभी कभी वह ट्रे में रखी किताब को शेल्फ में डाल देता था। अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर शेल्फ में किताब डालने के लिए रुका। 30 मिनट बाद पूरी लाइब्रेरी में एक जोरदार घोषणा हुई। अगले 5 मिनट में लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। किताब को वापस शेल्फ या रिसेप्शन टेबल पर जमा करना न भूलें। लाइब्रेरी 5 मिनट में बंद हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। ज़ेरास वापस टेबल पर चला गया जहां रिसेप्शनिस्ट बैठे थे। उसने ट्रे को वहीं रखा जहां से उसने उठाया था और सीटों के समूह में अपनी सीट ले ली, जो संयोग से चांदी के सफ़ेद डेस्क पर व्यवस्थित 5 सीटों के बीच में थी। अच्छे सामरी की मदद से काम हो गया। ज़ेरास ने अपने बगल में बैठी गुलाबी बालों वाली महिला की ओर सिर हिलाया और उसके बाईं ओर से आवाज़ आई। ठीक है, ये कुर्सी पर बैठकर और कांच के दरवाजे को खाली देखने से कम ज़्यादा मज़ेदार था। शायद आपको कल मेरे साथ शामिल होना चाहिए, सेलेना, ज़ेरास ने कहा, लेकिन वह देख सकता था कि महिला अपने कंप्यूटर को घूरने से पहले अपनी गुलाबी आंखें घुमा रही थी। मैं पास हो जाऊंगा। अरे ज़ेरास, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आवाज़ उसके दाएं से आई और यह कोई और नहीं बल्कि मोटा मिहोंग था जो अब अपने हाथों में मैकडॉनल्ड्स का एक बड़ा सा डिब्बा पकड़े हुए था और उसे जानवर की तरह अपने मुंह में ठूंस रहा था। कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ज़ेरास ने अपने चेहरे पर एक असहाय मुस्कान के साथ कहा और फिर सीधे आगे देखा जहां लोगों की भीड़ उनकी ओर आती दिखाई दे रही थी। चलो देखते हैं, आज लाइब्रेरी के पसंदीदा सितारे का खिताब कौन तुम्हारे हाथों से छीन सकता है, ज़ेरास। दृढ़ संकल्प से भरी एक छोटी सी आवाज़ गूंजी और उसने अपनी आंखें घुमाकर अपनी तरफ देखा जहां नीले बालों वाला एक लड़का था जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा चश्मा था। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, मिन्नी, ज़ेरास ने उत्तर दिया, इससे पहले कि उसके कानों में तेज खर्राटे गूंजने लगे।
हम देखेंगे, उसने उत्तर दिया। जब लोग आखिरकार टेबल पर पहुंचे और तुरंत एक अजीब घटना घटी। कुल 5 रिसेप्शनिस्ट थे, जिसमें जेरास भी शामिल था, और लाइब्रेरी में लगभग 50 लोग थे जो किताबें लौटाने के लिए उनकी ओर बढ़ रहे थे। लेकिन पहुंचते ही 40 से ज़्यादा लोग अचानक जेरास के सामने लाइन में खड़े हो गए, जबकि बाकी 10 लोग दूसरों के सामने चले गए। जेरास ने अपने सामने बैठी महिला की तरफ देखा और कंप्यूटर चालू किया और टाइप करना शुरू किया। मैं, लड़की ने कहा, लेकिन जेरास ने बीच में ही रोक दिया। डोरा और डोराली के एडवेंचरर्स पढ़ रही हूँ, है ना? खान ने कहा। महिला के चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान आई और उसने जेरास को किताब थमा दी, जिसने उसे सावधानी से अपने पास रख लिया। हम आपको कल यहाँ देखना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, उसने कहा जैसे ही महिला चली गई और अगला व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा। नमस्ते, मैं माइकल और लॉस्ट गोर्डानो टेल्स पढ़ रहा हूँ। जेरास ने अपनी बात पूरी की। युवक मुस्कुराया और किताब जेरास को थमा दी, जिसने उसे किताब पर व्यवस्थित कर दिया। हम आपको कल यहाँ देखना चाहते हैं और आपका दिन शुभ हो, जेरास ने कहा जब अगला व्यक्ति आया। नमस्ते, मैं हूँ श्रीमती रॉबर्टो और एडवांस मैकेनिकल फिजिक्स कोर्स की किताब पर काम कर रही हूँ, और महिला ने जेरास को किताब भी थमा दी। फिर वही हुआ। अगले 7 मिनट तक एक हास्यास्पद दृश्य हुआ, जब जेरास के सामने 20 लोगों की भीड़ लाइन में खड़ी थी, एक एक करके अपनी किताब जमा कर रही थी, जबकि शेल्फ पर बची हुई रिसेप्शनिस्ट बिना किसी के सामने बैठी हुई थी और बस कार्यवाही देख रही थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात जेरास थी, जो अपने सामने खड़े सभी लोगों के नाम बता सकता था और साथ ही वे जिस किताब को पढ़ रहे थे उसका नाम भी बिना किसी चूक के सही से बता सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने खड़े सभी लोग उसके परिवार के सदस्य हों, जिन्हें वह अच्छी तरह जानता हो और उनकी पसंदीदा किताबें भी जानता हो। 2 मिनट से भी कम समय बाद उसके सामने कोई नहीं था और उसकी जगह किताबों का एक बड़ा ढेर था। जेरास ने सांस छोड़ते हुए कंप्यूटर बंद किया और चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए नीले बालों वाले युवा लड़के की ओर देखा। लगता है मैंने फिर से छोटी सी प्रतियोगिता जीत ली, मिन्नी। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है जेरास, मिन्नी ने कहा और बाकी लोग जोर से हंस पड़े। अध्याय 384, पिछले 3 वर्षों में जीवन। तुम हमेशा इतने सारे लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करते हो, जेरास? मुझे अपने ईश्वरीय आकर्षण का रहस्य बताओ, मिन्नी ने पिल्ला जैसी आंखों से पूछा। ये वास्तव में कोई आकर्षण नहीं है। ये केवल 3 चरण हैं। सुनिश्चित करें कि आप उनकी परवाह करते हैं, और यह उनके चेहरे, उनके नाम और उनकी सबसे पसंदीदा पुस्तकों को याद करके किया जा सकता है। दूसरा, सुनिश्चित करें कि जब वे अगले दिन आएं, तो उनकी किताबें आपके डेस्क पर पहले से ही उनके लिए तैयार हों, बजाय इसके कि आप उन्हें किसी जगह जाकर किताबें लेने के लिए कहें। फिर अंत में, हमेशा कहें कि हम आपको खुशियों से भरे समय की शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप कल फिर से आएंगे। बस इतना ही। सरल है न? जेरास ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि बाकी सभी ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। हाँ, ये वास्तव में सरल है। 50 से अधिक लोगों के समूह के नाम याद रखना, उनकी पसंदीदा पुस्तकों को भी जानना और यहाँ तक कि उनके चेहरे भी याद रखना। ये वास्तव में आसान है, मिन्नी ने कहा और उसने अपने होंठ सिकोड़े। ठीक है, जीतने का यही एकमात्र तरीका है। जेरास ने उस पर आंख मारी, जिससे लड़के के माथे पर गुस्से की लकीर उभर आई, लेकिन उसने इस पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया और किताबें उठाकर उन्हें अलमारियों में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद, ठीक है, आज का काम पूरा हो गया। चलिए शुरू करते हैं। आराम, जो लगभग 30 साल का था और उनमें सबसे बूढ़ा व्यक्ति भी था। ठीक है, भाई आराम, वे सभी विशाल घूमने वाले शीशे से बाहर निकलते ही बोले। जैसे ही वे सभी बाहर निकले, आराम ने रिमोट जैसा दिखने वाला एक उपकरण निकाला और रिमोट पर बड़े लाल बटन पर क्लिक किया। बीप! तुरंत लाइब्रेरी के चारों ओर एक गोलाकार अवरोध दिखाई दिया, जिसने लाइब्रेरी को मजबूती से सुरक्षित कर दिया। ये सब करने के बाद श्री आराम चारों की ओर मुड़े, उनकी आंखें उनमें से प्रत्येक को जांच में स्कैन कर रही थी, इससे पहले कि वे आखिरकार जेरास पर आकर टिकें। मैं तुम्हारे पास चाबी रखूंगा, जेरास। इसे सुरक्षित रखें, जेरास ने चाबी लेते हुए कहा। आप निश्चिंत हो सकते हैं, भाई राम, जेरास ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर उत्तर दिया। अच्छा, पास के गराज में खड़ी एक एसयूवी में जाने से पहले उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। जल्द ही इंजन चालू हो गया और कार दूर कहीं गायब हो गई, और उसने उसे चाबी दे दी। फिर से मिनी ने विरोध में दहाड़ लगाई, जबकि जेरास ने अपना सिर हिलाया। आप जानते हैं, शायद अगर आप लाइब्रेरी खुलने के नियमित समय से 1 घंटा पहले आते हैं, तो वह आपको भी चाबी दे देगा, जेरास ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा और गराज में खड़ी आखिरी सफ़ेद एसयूवी में चला गया। दरवाजे पर अपना हाथ रखते हुए कार ने बीप की आवाज़ की और उसने तुरंत ड्राइवर की सीट खोल दी। तुम लोग आ रहे हो या क्या? जेरास ने ड्राइवर की सीट पर बैठते ही कहा और कार के सभी बचे हुए दरवाजे तुरंत खुल गए।
वो मोटा मिहोन खुशी से चिल्लाया जब वह कार की पिछली सीट पर बैठा और उसके पीछे मिन्नी भी थी, जबकि सेलेना ड्राइवर की सीट के पास आगे की सीट पर बैठी जहां जेरास बैठा था। जिप। धीरे धीरे कार का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला और जेरास ने तुरंत कार स्टार्ट की और गराज से बाहर निकल गया, जल्दी ही हाईवे पर मौजूद सैकड़ों कारों में जा मिला। 1 घंटे बाद एक विशाल गगनचुंबी इमारत के सामने खड़ी एसयूवी का सामने का दरवाज़ा खुला। जैसे ही सेलेना कार से बाहर निकली, अंदर केवल जेरास ही रह गया। धन्यवाद जेरास, उसने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ कहा और उसने सिर हिलाया। आपका स्वागत है। तो कल फिर से लाइब्रेरी में मिलते हैं। जेरास के मुस्कुराते ही उसने हकलाते हुए कहा। गुड नाइट सेलेना। कार को धीरे धीरे चलाने और ट्रैफिक में वापस आने से पहले उसके आखिरी शब्द थे। विशाल गगनचुंबी इमारत के सामने अकेली सुंदर सेलेना खड़ी थी, जो कार को तब तक देखती रही जब तक वह दूर कहीं गायब नहीं हो गई। शुभ रात्रि जेरास, उसने पीछे मुड़ने और गगनचुंबी इमारत में जाने से पहले फुसफुसाया। योजक चिन्ह। 1 घंटे बाद बंगले का गेट अपने आप खुल गया क्योंकि सफ़ेद रंग की एसयूवी उसके पास आकर छोटी सी खुली जगह में खड़ी हो गई। बीप। कार ने लगातार 3 बीप की आवाज़ें की। जैसे ही ड्राइवर की सीट का दरवाज़ा खुला और जेरस कार से बाहर निकला, उसने चाबियां जेब में रख लीं। घर के सामने सुनहरे दरवाजे से प्रवेश करते हुए वह घने अंधेरे में पहुंचा। अरे एपेक्स, लिविंग रूम चालू करो, जेरस ने हवा में कहा और अगले ही सेकंड में एआई की आवाज़ गूंजी। ठीक है, 12 पैन चालू कर रहा हूं। तुरंत पूरा क्षेत्र अचानक उज्ज्वल प्रकाश से भर गया क्योंकि अंधेरे को अनिच्छा से दूर भगाया जा रहा था। आखिरकार लिविंग रूम का पता चला। एक मध्यम आकार का कमरा, सभी शुद्ध सफ़ेद रंग की टाइलों से सजा हुआ था, जिसमें छत को छोड़कर अंधेरे के छींटे थे, जिस पर एक बड़ा झूमर था जो लिविंग रूम को सुनहरे और सफ़ेद प्रकाश के मिश्रण से रोशन कर रहा था। उसके सामने एक बड़ा टीवी सेट था जो पूरी दीवार के आधे हिस्से पर था और एक सोफा एक खुले आयताकार प्रारूप में रखा हुआ था। घर, प्यारा घर, जेरस ने अपने शरीर को देखते हुए फुसफुसाया, जिसने उसे पिछले 3 सालों से घर में रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके दिमाग को पढ़ सकता है और उसे वही दे सकता है जो वह चाहता था। सिर्फ उसके लिए एक औसत से थोड़ा ऊपर दिखने वाला बंगला, जिसमें 3 बेडरूम और अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए और सभी काम करने वाले कमरे हैं। उसे हाईवे के दूसरी तरफ और सेलेस्ट्रिया वैली में औसत दर्जे की लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी भी मिल गई। उसने अपने पिछले 3 साल यहीं गुजारे थे और अपनी तनख्वाह से खुद के लिए एक कार भी खरीद ली थी। खाना पीना, कपड़े और एक नश्वर की तरह आराम से जीवन जिया था। उसका अकेला जीवन बिल्कुल भी अकेला नहीं था क्योंकि उसे अपने साथ काम करने वाले 5 लोगों और लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले लोगों की संगति में मज़ा आता था। हर दिन वे सभी साथ साथ घर वापस जाते थे और जब उसने कार खरीदी तब भी जेरास ने आदत डाली और वे सभी साथ साथ वापस जाते थे। यह उन चारों के बीच एक छोटे से परिवार की तरह था। अपने कंधों पर लटका छोटा सा बैग सोफे पर रखकर उस जगह की ओर चल पड़ा जो उसके घर के एपेक्स के अनुसार उसके बेडरूम के बाद सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह बन गई थी। रसोई। अध्याय 385। अजीब समाचार रिपोर्ट। रसोई एक ऐसी जगह थी जहां जेरास ने अपने जीवन में शायद 5 बार से ज्यादा नहीं जाया था, लेकिन अब एक साधारण व्यक्ति के रूप में रसोई उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई थी। जब उसने शुरुआत की थी तो उसे कुछ भी पकाने में संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की और उसने इंटरनेट पर शेफ के राजाओं से चीज़ें सही तरीके से बनाना सीखने में पूरे सप्ताह बिताए। अब उसने एक बहुत अच्छा कौशल हासिल कर लिया था और वह था खाना बनाना। यह उसके जैसे व्यक्ति के लिए हास्यास्पद और बेवकूफ़ाना लग सकता था, लेकिन खान कह सकता था कि यह सीरम बनाने से बेहतर कौशल था जिसे उसने सीखा था, लेकिन कभी भी अच्छे इस्तेमाल का मौका नहीं मिला। वह सारी ट्रेनिंग और 45 दिनों की पढ़ाई अंत में बेकार साबित हुई। कैबिनेट से खाना पकाने का रैपर निकालते हुए जेरास ने तुरंत काम पर जाने से पहले खुद को ठीक से बांध लिया। 20 मिनट बाद सोफे पर बैठते ही उसके हाथ में एक ट्रे थी और उसने ट्रे खोली। अंडे और टोस्टेड ब्रेड की गर्म भाप हवा में फैल रही थी। ट्रे पर रखा कप पकड़कर खान ने उसमें ग्रीन टी डाली और चाय में थोड़ा दूध डालकर उसे हिलाया। उसका बायां हाथ सोफे की ओर बढ़ा और उसने आर्मरेस्ट पर 3 बार टैप किया और तुरंत ही सतह बदल गई और किसी संचार उपकरण की स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर मौजूद लाल बटन की छवि पर टैप करते ही संचार उपकरण तुरंत चमक उठा और साथ ही टीवी भी चालू हो गया क्योंकि जेरास ने प्लेट पकड़ी और अपना खाना शुरू कर दिया। चलो देखते हैं कि आज वे हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, जेरास ने अपनी आंखों में चमक के साथ सोचा क्योंकि वह समाचार देख रहा था और उसके चेहरे पर थोड़ा उत्साह था। नमस्ते देवियों और सज्जनों, मैं सेलेस्ट्रिया वैली टीवी चैनल का गोरियन मोरेट हूँ। पिछले हफ्ते एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें 5 लोगों के एक अज्ञात समूह ने लगातार सेलेस्ट्रिया वैली सूचना हॉल में घुसपैठ की थी। रिपोर्टों के अनुसार ये समूह, जिसे लुटेरा कहा जाता था, संरचना में मौजूद बहु-मिलियन डॉलर की कलाकृतियों को चुराने में अजीब तरह से उदासीन था।
लेकिन जो जानकारी गायब होने की सूचना मिली है वह सेलेस्ट्रिया परिवार के पिछले कुछ सालों से चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी थी, जिसे निश्चित रूप से आम नागरिकों की सुनवाई से दूर रखा गया है क्योंकि यह एक शीर्ष रहस्य था जो सेलेस्ट्रिया परिवार के कुलपति द्वारा बताए गए छिपाने के कारण के अनुसार पूरी दुनिया की स्थिति को प्रभावित कर सकता था। हाँ, वास्तव में महत्वपूर्ण विश्व रहस्य, जेरास ने कॉफी की चुस्की लेते हुए खुद से कहा। इस समूह के बीच इस बात को लेकर बहुत मतभेद रहा है कि पांचों के ये समूह वास्तव में कौन है और सेलेस्ट्रिया परिवार के शीर्ष विश्व अभिलेखों को चुराने का उनका उद्देश्य क्या हो सकता है। कुछ लोगों ने उन्हें साधारण लुटेरे बताया था जो बहुत ही नापाक गतिविधियों में शामिल होने के लिए केवल शीर्ष विश्व रहस्यों को चुरा रहे थे, जबकि कुछ ने उन्हें बहुत अच्छे गुर्गों के रूप में वर्णित किया था जो सेलेस्ट्रिया परिवार के धूर्त व्यवसायों में मौजूद रहस्यों को उजागर करना चाहते थे। सेलेस्ट्रिया घाटी के लोगों के बीच ये विचार व्यापक रूप से फैल चुके हैं और पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं और कुछ लोग सेलेस्ट्रिया परिवार की प्रतिष्ठा पर संदेह करने लगे हैं क्योंकि वे हर हफ्ते होने वाली इस बुराई को रोकने में सक्षम नहीं थे। इन घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं? अपनी टिप्पणी सेलेस्ट्रिया वैली टीवी चैनल पर एपेक्स सोशल पर साझा करें। जेरास के बार बार सोफे पर टैप करने से टीवी अचानक बंद हो गया और स्क्रीन तुरंत बंद हो गई। कुछ ही मिनटों के अंतराल में उसने अपना पूरा खाना खत्म कर लिया था और धीरे धीरे चाय पी रहा था। विचार, आपके क्या विचार हैं? जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि उसने कॉफी की पूरी सामग्री एक ही घूंट में पी ली और तुरंत वह लिविंग रूम से दूर चला गया और अपने बेडरूम की ओर चला गया। कमरा बहुत बड़ा था जो यह में जेरास के कमरे से लगभग 2 गुना बड़ा था और वह तुरंत बाथरूम क्षेत्र में चला गया क्योंकि उसने एक चिकनी शॉवर लेने से पहले अपनी लाइब्रेरियन वर्दी के पसीने से लथपथ कपड़े को उतार दिया था। 20 मिनट बाद बर्फ के सफ़ेद बालों वाला वह युवक जिसके शरीर से पानी टपक रहा था, अपने अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए बाहर निकला। उसकी अच्छी तरह से परिभाषित मांसपेशियां देखी जा सकती थीं जो अजीब तरह से तब की तुलना में और भी अधिक स्पष्ट लग रही थीं जब वह अपनी खेती कर रहा था। अपने स्वास्थ्य के साथ अपने शरीर को उसकी क्षमता के अनुसार बनाए रखने में सक्षम होने के लिए अविश्वसनीय अनुशासन की आवश्यकता थी जो हर दिन बिगड़ता जा रहा था। लेकिन एक अच्छी तरह से विकसित शरीर एक बीमार और दुबले शरीर से बेहतर था और उसने अपने स्वास्थ्य की स्थिति को खुद को आकार से बाहर करने का बहाना नहीं बनने दिया। अगर वह मर भी जाता है तो कम से कम वह एक आदर्श शरीर के साथ मरेगा। अपनी गर्दन के चारों ओर एक तौलिया लपेटे हुए खान अपनी अलमारी की ओर बढ़ा। उसने विशाल दरवाज़ा खोला और तुरंत उसने सैकड़ों टी शर्ट और पैंट को अलग कर दिया जो हैंगर पर लटके हुए थे। जैसे ही उसने अलमारी के अंदर साधारण दीवार पर अपना हाथ थपथपाया, अगले 10 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जेरास ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और जल्द ही दीवार पर अचानक एक लाल प्रकाश की किरण दिखाई दी जो जेरा की बाईं आंखों पर केंद्रित थी। बीप, एक परिचित तरंग का पता चला है। मास्टर जेरास का स्वागत है। ऑपरेशन प्रीअरेंज रूम में एआई की आवाज़ तुरंत गूंजी क्योंकि दीवार अचानक वापस आ गई और अंदर एक और कमरा दिखाई दिया और तुरंत जेरास कमरे में प्रवेश कर गया। खुली हुई अलमारी तुरंत बंद हो गई और दीवार भी तुरंत बंद हो गई। कमरा बिल्कुल काला था, लेकिन जैसे ही खान ने अपने हाथों को थपथपाया, तुरंत लाल और गहरे और नीले रंग की रोशनी का मिश्रण उभरा जिसने कमरे को एक बहुत ही शैतानी रंग में रंग दिया। कमरे के चारों ओर देखने पर पता चला कि हर दीवार पर एक विशाल आयताकार शीशा था जो पूरे कमरे को घेरे हुए था और उसमें अलग अलग अजीबोगरीब वस्तुएं रखी हुई थीं। सैकड़ों नैनो सूट, अलग अलग शस्त्रागार, बंदूकें, तलवारें, ब्लेड, कटाना और सैकड़ों अन्य अजीबोगरीब कलाकृतियां। अध्याय 386। जेरास एक लाइब्रेरियन। जेरा की खाली आंखों ने पूरे हॉल को स्कैन किया, कमरे में सैकड़ों अलग अलग उपकरणों को देखते हुए। फिर वह तुरंत काम पर लग गया। असली काम पर जाने का समय आ गया है, उसने खुद से सोचा और तुरंत वह शस्त्रागार कक्ष की ओर चला गया जहां उसने एक छोटी सी गहरे रंग की गोल गर्दन वाली टी शर्ट और मैचिंग गहरे रंग की पतलून उतारी। कपड़ों की जोड़ी पूरी तरह से सामान्य कपड़े से बनी हुई लग रही थी, लेकिन वास्तव में नैनाइट से बनी थी जिससे वे पंख की तरह हल्के थे, फिर भी एक स्नाइपर बुलेट को भी रोकने में सक्षम थे। ब्लेड क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए जेरा के हाथ शूरिकेन की ओर बढ़े क्योंकि उसने बस सब कुछ स्वाइप किया और गहरे रंग की पतलून की जेब में रख लिया। तुरंत वह ब्लेड क्षेत्र की ओर बढ़ गया क्योंकि उसकी झुर्रीदार आंखें उन सभी खंजरों को देख रही थीं जिनकी सफ़ेद रोशनी जेरा की आंखों को रोशन कर रही थी और उनके नुकीले सिरे किसी सैनिक को अनजाने में उनकी तीक्ष्णता से गहरी सांस लेने पर मजबूर कर देते थे। तुरंत ही उसकी नज़र एक ब्लेड पर रुक गई क्योंकि वह खंजर के काले मूठ को देख रहा था जिसका नुकीला सिरा उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी था। और बिना कुछ कहे उसने खंजर को उतार दिया। उसने म्यान को पकड़ा और उसे ठीक से म्यान में बंद कर दिया और तुरंत उसने उसे अपनी पतलून पर एक जगह पर डुबो दिया। ब्लेड क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए जेरास बंदूक क्षेत्र में पहुंच गया। वहां सैकड़ों ऐसी बंदूकें थीं, लेकिन खान ने उस लंबी वाली को अनदेखा कर दिया और उसने समूह से एक दोहरी हैंडगन उठाई।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे ठीक से काम कर रहे हैं, उनके कारतूस का परीक्षण किया। उसने बुलेट क्षेत्र खोला, 5 गोलियां लीं और उन्हें प्रत्येक पिस्तौल के अंदर डाल दिया और फिर उसे वापस जिप किया और अपनी बाईं और दाईं जेबों में डाल दिया। बंदूक क्षेत्र के पीछे कोट क्षेत्र था जहां कुल 5 अलग अलग कोट लटके हुए थे और उसने बस एक गहरे रंग का कोट चुना जो अंधेरे से भी गहरा था और उस पर एक हुडी थी। कपड़ों से एक गहरे रंग का नाक का मुखौटा उठाकर उसने तुरंत उन दोनों को पहन लिया, जिससे उसका लगभग पूरा शरीर ढक गया और उसके शरीर पर मौजूद विभिन्न हथियार छिप गए। अंत में जूते और दस्ताने का क्षेत्र था और जेरास ने भी भीड़ में से एक को चुना। जूतों के अंत को देखते हुए वह उनमें मौजूद अजीब छेद देख सकता था और उसे पहनने से पहले उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर उसने लाल रंग के डिज़ाइन वाले दस्ताने उठाए और अपने हाथों पर पहने। उन्होंने कई मौक़ों पर उसकी उंगली को फटने से बचाया था। हो जोर से सांस छोड़ते हुए जेरास ने अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छाने दिया। फिर एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं, इस बार ठंड के एक और स्तर पर पहुंच गई। तुरंत वह हॉल के अंत की ओर बढ़ा और उसने दीवार पर 3 बार थपथपाया जो तुरंत अपने आप में समा गई और जेरास लाल रंग से जगमगाते हुए चमकीले कमरे में प्रवेश कर गया जहां एक विशाल टेलीपोर्टर देखा जा सकता था। टेलीपोर्टर पर खड़े होकर टेलीपोर्टर पर विभिन्न रूनिक रेखाएं तुरंत चमक उठीं, क्योंकि इससे ऊर्जा का एक हरा विस्फोट निकला जिससे जेरा का कपड़ा हवा में बेतहाशा फड़फड़ाने लगा। विस्फोट तुरंत एक हरे रंग की रोशनी पूरे स्थान में फैल गई और तुरंत जेरास कमरे से गायब हो गया, जिससे सन्नाटा छा गया। जेरास को महसूस होने में 10 सेकंड से भी कम समय लगा था कि वह किसी चीज़ के आराम में डूब रहा था और उसका पूरा शरीर अचानक किसी तरह की पकड़ में आ गया और तुरंत ये भावना अचानक बंद हो गई क्योंकि उसने महसूस किया कि अगले सेकंड में उसके पैरों के नीचे की ज़मीन फिर से सख्त हो गई। परिचित जगह के चारों ओर देखते हुए वह देख सकता था कि यह एक और विशाल कमरा था जिसमें एक विलक्षण विशाल टेलीपोर्टर के अलावा कुछ भी नहीं था जिस पर वह वर्तमान में खड़ा था। और तुरंत वह आगे बढ़ा और कमरे में मौजूद विलक्षण दरवाजे की ओर चला गया जिस पर एक काली आंख में ज़ेड आकार का एक विशाल प्रतीक अंकित था। दरवाज़ा खोलते ही जेरास ने एक विशाल हॉल में कदम रखा जिसमें लगभग 50 लोग थे जो बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। सभी ने अपना चेहरा छिपा रखा था और एक ही कोट से अपना पूरा शरीर ढक रखा था। कमरे में सैकड़ों कंप्यूटर और अन्य अजीबोगरीब तकनीकी गैजेट मौजूद थे और कीबोर्ड पर टैप करने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, कम से कम तब तक जब तक जेरास कमरे में दाखिल नहीं हो गया। तुरंत टाइपिंग की सारी आवाज़ें बंद हो गईं क्योंकि जेरा की ठंडी आंखें कमरे में घूम रही थीं। तुरंत ज़मीन पर कुल 50 घुटनों के टकराने की आवाज़ गूंजी, साथ ही कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति ने तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर सम्मान में सिर झुका लिया। स्वागत है इरुमा नागरा। जेरास ने अपने दोनों हाथ पीछे मोड़े और धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज़ें तुरंत गूंज उठीं, उसके कदमों की आवाज़ पूरे स्थान में गूंज रही थी। उठो। तुरंत सभी एक साथ खड़े हो गए और सभी ने नीचे फर्श की ओर देखा। जेरास उस स्थान से आगे बढ़ा और कमरे के अंत में पहुंचा जहां एक और दरवाज़ा था जिस पर एक गहरे काले रंग की आंख में लाल रंग का ज़ेड अंकित था। हम उन्हें दिखाएंगे, उसने अचानक कहा और उसके हाथ दरवाजे के हैंडल की ओर बढ़े। हम उन्हें सबको दिखाएंगे, दूसरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी तुरंत उत्तर दिया। उस स्थान का दबाव अविश्वसनीय मात्रा में विश्वास से भर गया और अविश्वसनीय स्तर की समन्वयता तक पहुंच गया। तो फिर इसके लिए जारी रखो, जेरास ने आदेश दिया क्योंकि कीबोर्ड की आवाज़ जोर से गूंजती रही और वह भी कमरे से बाहर निकल गया। योजक चिन्ह। वापस स्वागत है बॉस। ये आवाज़ें जेरास ने सबसे पहले सुनी जब वह मध्यम आकार के कमरे में दाखिल हुआ जहां कुल 4 लोग दिख रहे थे जो उसके जैसे कपड़े पहने हुए थे लेकिन पहले के लोगों की तरह अपने चेहरे को नहीं ढंके हुए थे। और वे कुल 4 थे। लगभग 20 साल की एक लाल बालों वाली महिला, लगभग 18 साल के चश्मे वाला एक युवा हरे बालों वाला लड़का, लगभग 30 साल की उम्र का एक मर्दाना व्यक्ति और लगभग 12 साल की एक छोटी सी सफ़ेद बालों वाली लड़की जो अपने से भी बड़ी लॉलीपॉप पकड़े हुए थी। और जेरास ने देखा कि वह अपनी सीट से उछलकर उसके पास पहुंची और उसे गले लगा लिया, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता। डैडी। कमरे में छोटी सी आवाज़ गूंजी और जेरा के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान दिखाई दी। अध्याय 387। डेमोगोर्गन परिवार को एक बार फिर सुनना। पिताजी, सफ़ेद बालों वाली लड़की ने कहा और जेरास पर कूद पड़ी और उसने भी उसे अपनी छाती में कसकर पकड़ लिया। तुम कैसी हो आर्या? जेरास ने पूछा क्योंकि उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली हुई और उसने उसे ज़मीन पर छोड़ दिया। अच्छा, आंटी सिंडल ने मेरी लॉलीपॉप की संख्या 10 से 12 तक बढ़ा दी है, उसने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, जबकि सभी ने नाक सिकुड़ी और जेरास ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है और उसका बहुत अच्छा है, उसने जवाब दिया और कमरे में लाल बालों वाली महिला को देखने के लिए मुड़ा जिसने उस पर अपनी लाल आंखें घुमाईं। ओहे, आर्या ने गुनगुनाते हुए सोफे पर वापस कूदते हुए अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला और बड़े लॉलीपॉप को खाते हुए गेम खेलना जारी रखा। कैसा चल रहा है दोस्तों? ओलिन, सिंड्रल और अल्बागार्ड।
जेरास ने प्रत्येक व्यक्ति को देखकर अभिवादन किया। चश्मा पहने हरे बालों वाला लड़का जो कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था, लाल बालों वाली महिला जिसने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया, और 1.9 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा मर्दाना आदमी जो दीवार पर झुका हुआ था, दोनों हाथों को क्रॉस करके स्वीकृति में सिर हिलाया। तो जो आखिरी फाइल मिली थी उसके साथ क्या हो रहा है? आखिरकार कुछ मिल गया? जेरास ने पूछा और ओलिन को देखा जो कंप्यूटर से दूर हो गया और अपना गिलास उतारकर अपनी आंखों पर हाथ पोंछ रहा था। मैं 3 दिनों से आपकी प्राप्त की गई फाइलों को ब्राउज कर रहा हूं। 3 दिन? आपको आराम करना चाहिए था, ओलिन। ये कुछ बेकार फाइलों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेरास ने भारी स्वर में डांटा और ओलिन के चेहरे पर एक असहाय भाव प्रकट हुआ। मुझे वास्तव में ऐसा करना चाहिए था। बात बस इतनी है कि हर कोई वहां बहुत मेहनत कर रहा है और आप लोग इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। मैं ये सब व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था, ओलिन ने उत्तर दिया, लेकिन जेरास ने उसे बीच में ही रोक दिया। फिर भी, ओलिन, तुम्हारा स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है, हालांकि तुम जो करते हो वह निश्चित रूप से इसके लायक है। धन्यवाद बॉस। वैसे भी, मैं वास्तव में रक्तपंथ और सेलेस्ट्रिया परिवार के साथ गुप्त सौदे के महत्वपूर्ण टुकड़े खोजने में सक्षम था। सभी फाइलें और रिकॉर्ड प्राप्त कर लिए गए हैं, जिससे यह उनके नापाक कामों की 7वीं फाइल बन गई है। लेकिन एक और बात है जो मैंने सीखी है। सेलेस्ट्रिया परिवार ने रक्तपंथ के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर करके एक सार्वभौमिक नियम तोड़ा है। मुझे बताओ कैसे? जेरास ने अपनी आंखों में एक जिज्ञासु भाव के साथ कहा। जैसा कि मुझे पता चला है कि रक्तपंथ वास्तव में एक डार्क फैमिली फोर्स है। वे कोई और नहीं बल्कि डेमोगोर्गन डार्क फैमिली हैं। जेरास की भौहें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं जब उसने ये सुना, क्योंकि वह डेमोगोर्गन परिवार को याद किए बिना नहीं रह सका जो म्यूटेंट संगठन के साथ मिलकर काम करता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि वे वास्तव में डार्क फैमिली में से एक थे, और सार्वभौमिक नियम के अनुसार मानवता के स्तंभ माने जाने वाले 9 परिवारों में से किसी का भी अब किसी ऐसे परिवार से कोई संबंध होना चाहिए जिसकी छवि मानवता को नष्ट करने की कोशिश करने वाले परिवार की है। सेलेस्ट्रिया परिवार द्वारा डेमोगोर्गन परिवार के रक्तपंथ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना निस्संदेह इस नियम का उल्लंघन है। ये सेलेस्ट्रिया परिवार के खिलाफ अब तक का हमारा सबसे बड़ा ठोस जवाब हो सकता है। ओलेरिन ने जेरा की भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन हमें क्या रोक रहा है? उसने पूछा, जबकि ओलेरिन ने जोर से सांस छोड़ी। हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। हमारे पास केवल अलग अलग टुकड़े हैं जो 1 साल से अधिक की सावधानीपूर्वक जांच के बाद ही मेल खाते हैं। हमें सबूत चाहिए, और इससे भी बेहतर दृश्य सबूत जो वास्तव में क्या हुआ उसका फुटेज दिखा सके। शुक्र है, मैंने फाइलों के स्थान का पता लगा लिया है और सौदे का फुटेज सेलेस्ट्रिया परिवार ने सबूत के स्रोत के रूप में खुद बनाया था। लेकिन उस सबूत का स्थान? ओलेरिन ने अपने पैरों की ओर देखते हुए कहा। क्या ये सेलेस्ट्रिया फैमिली म्यूजियम हॉल में है? जेरास ने अचानक पूछा, जबकि ओलिन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई थीं। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां तुम जैसे पत्थर दिल वाले व्यक्ति को अपनी सीट पर कांप उठना चाहिए, खान ने कंप्यूटर स्क्रीन से सीधे खड़े होकर जवाब दिया। चूंकि तुम इन सभी को एक साथ लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इसलिए हम भी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। हम सेलेस्ट्रिया म्यूजियम हॉल जाएंगे और उस फुटेज को पुनः प्राप्त करेंगे। क्या? तुरंत ओलेरिन और सिंड्रिल दोनों के होंठों से आश्चर्य की सांस निकल गई, क्योंकि वे जेरास को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। ये सेलेस्टिया परिवार समूह की संरचनाओं में सबसे अधिक संरक्षित संरचना है, और मैंने एक अफवाह सुनी है कि यह एक ब्रह्मांडीय रैंक द्वारा भी संरक्षित है। अतिक्रमण एक ऐसा अपराध है जिसे तुरंत मौत के साथ माफ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा जोखिम है, सिंड्रिल, लाल बालों वाली महिला ने कहा, जबकि ओलेरिन ने सिर हिलाया, लेकिन अल्बागार्ड बस दीवार पर इस तरह से झुका हुआ था जैसे कि वह मूक हो, जबकि आर्या अपने लॉलीपॉप और गेम में इतनी उलझी हुई थी कि वह बातचीत भी नहीं सुन पा रही थी। लेकिन उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? वे सभी पहेलियों में बात कर रहे थे जो उसे समझ में नहीं आ रही थी। ये भी ठीक है, फिर मैं अकेला जाऊंगा, जेरास ने घोषणा की, क्योंकि उनके भाव अजीब हो गए थे। आखिरकार, ये पहली बार था जब उनके बॉस ने अकेले मिशन पर जाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ये भी पहली बार था कि उन्होंने कभी किसी मिशन के प्रति डर दिखाया था। भले ही आप सभी ने जाने की पेशकश की हो, ये बहुत खतरनाक है। हम जितने ज्यादा होंगे उतनी ही असामान्यताएं पैदा होंगी और हमारे लिए खोजे जाना और मारे जाना उतना ही आसान होगा, जेरास ने समझाया, और वे सभी गहरी सोच में अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। अगर किसी ब्रह्मांडीय पद के होने की अफवाह है तो वह अफवाह अब अफवाह नहीं रह जाती अगर इस तरह के अपराध की फुटेज अंदर हो। सेलेस्ट्रिया परिवार मूर्ख नहीं है और निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि उस जगह की सुरक्षा बहुत ज्यादा हो। और मेरा विश्वास करो, ब्रह्मांडीय पद की धारणा अविश्वसनीय स्तर पर है। मैंने इसे कठिन तरीके से सीखा है, जेरास ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को याद करते हुए कहा। तो मैं अकेला जाऊंगा, क्या आप सब समझ रहे हैं? हाँ, बॉस। अच्छा, अब ओलिन, मुझे संग्रहालय के अंदर और बाहर के फुटेज दिखाओ।
सारे रहस्य सामने आ जाते हैं, छिपे हुए और खुले हुए गार्ड की स्थिति, उनकी शिफ्ट, उनके जाल, उनकी सुरक्षा चौकियां और उनकी उत्पत्ति और शक्ति स्तर। हाँ बॉस, ओलिन ने जवाब दिया और तुरंत उसने अपने कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर दिया। अध्याय 388 अंतिम मिशन। इस पर ओलिन ने जवाब दिया और तुरंत कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर दिया और 3 मिनट से भी कम समय में उसने कंप्यूटर से तार जोड़ा और इसे प्रिंटर पर इनपुट किया। 5 सेकंड बाद जेरस को 5 रिपोर्ट पेपर दिए गए, जिन्होंने एक गहरी सहमति दी क्योंकि उन्होंने सामग्री को जल्दी से स्कैन किया और उनके दिमाग में जगह की मूल सेटिंग उभरी। हो सकता है कि उन्होंने अपनी क्षमताएं खो दी हों, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता कभी नहीं, जो कि वे कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में और भी बढ़ गई है। यहाँ बॉस, ये ईयरपीस ले लो। एक बार जब आप संग्रहालय हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं तो इसे लगाएं और मैं तुरंत आपके पास पहुंचकर आपको जगह के चारों ओर निर्देशित करूंगा, ओलिन ने कहा और उसने जेरस को छोटा सा रिंग दिया जिसने इसे अपनी बाईं बाली के स्थान में डाल दिया। तो मुझे लगता है कि मैं इस मिशन के लिए अभी भी आप पर निर्भर रहूंगा, ओलिन, जेरास ने हॉल से बाहर जाने से पहले युवक के कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहा, लेकिन जब उसके पैर अचानक भारी हो गए और वह प्यारी अचाई को देख सकता था, जिसकी आंखें पिल्ला जैसी थीं और वह उसके पैरों से चिपकी हुई थी, तो उसे रुकना पड़ा। इतनी जल्दी चले जा रहे हो डैडी, अचाई ने कहा और उसके चेहरे पर एक असहाय भाव दिखाई दिया क्योंकि उसके मुंह से तुरंत शब्द निकल गए। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा हुआ। क्या मैं आ सकता हूँ? कृपया, अचाई ने कहा और जेरास ने असहायता से अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आने के बाद तुम्हें 20 नए लॉलीपॉप दिलवाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं खाए होंगे, उसने कहा और लड़की ने आखिरकार उसके पैर छोड़ दिए और उसकी कमर को गले लगा लिया। मैं उनका इंतजार करूंगी, वादा, अचाई ने कहा और जेरास आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मैं वादा करता हूं। और अंत में वह उसकी सांसों से मुक्त हो गया जब उसने अपने साथियों की ओर देखा और उन सभी ने उसे स्वीकृति का संकेत दिया। हम उन्हें दिखाएंगे, जेरास ने अपनी आंखों में दृढ़ विश्वास के साथ कहा। हम उन्हें सब दिखाएंगे। कमरे में आवाज गूंज उठी जब जेरास शेष 4 को छोड़कर बाहर निकल गया। इस बार मिशन बहुत खतरनाक है। तुम क्या सोचते हो, ओलिन? लाल बालों वाली महिला सिंडील ने युवा हरे बालों वाले लड़के से पूछा। मैंने भी उसे पहले कभी असफल होते नहीं देखा, लड़के ने अपने डिवाइस पर टाइप करना जारी रखते हुए संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया और कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सेलेस्ट्रिया फैमिली म्यूजियम हॉल, सेलेस्ट्रिया घाटी के सबसे निर्देशित क्षेत्रों में से एक। न केवल यह वह स्थान था जहां प्राचीन अवशेष और खजाने थे जिनकी कीमत अरबों सितारा सिक्कों तक पहुंच सकती थी, इसमें एक भंडारण क्षेत्र भी है जहां पूरे सेलेस्ट्रिया घाटी में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण खबरों और फुटेज में से एक को आमतौर पर रखा जाता था और इसमें सेलेस्ट्रिया परिवार की खबरें भी शामिल थीं। इस संरचना में अतिक्रमण करने से तत्काल मृत्यु हो सकती थी, जिसके खिलाफ बहस या विरोध नहीं किया जा सकता था। यह उन सार्वभौमिक नियमों में से एक था जिसे सेलेस्ट्रिया परिवार द्वारा प्रमाणित किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे वर्डस्पेस परिवार का सार्वभौमिक नियम है कि अंतरिक्ष दानव प्रतीत होने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने में सक्षम होना। एक इमारत पर, जो शेष संरचना के ऊपर स्थित विशाल संरचना से कुछ किलोमीटर दूर थी, अंधेरे में सिर से पैर तक ढका हुआ एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। उसके सिर में कागज की चादरें थीं जिन्हें उसने अपनी आंखों के सामने रखा था, जो उसके वस्त्रों के माध्यम से दिखाई दे रही थीं। बाईं ओर एक अजीब अंधेरा और दाईं ओर नीला। जेरस चुपचाप छत पर बैठा था। हवा धीरे धीरे उसके वस्त्रों को उड़ा रही थी क्योंकि वह धैर्यपूर्वक ओलिन द्वारा उसे दी गई हर एक मुद्रित फाइल को पढ़ रहा था, 5 बार पढ़कर हर एक जानकारी को समझना सुनिश्चित कर रहा था। जेरास ने अपने पिछले मिशन में कभी भी बहुत ज्यादा मार्गदर्शन नहीं किया था, लेकिन अपनी साधना का आधार खोने के बाद असुरक्षा की भावना बहरेपन के स्तर पर पहुंच गई थी और सुरक्षा का कोई भी कण हासिल करने का एकमात्र तरीका मिशन के बारे में हर एक बिंदु को समझना और अपनी योजनाओं की अच्छी तरह से समीक्षा करना था। इतना ही नहीं, उसे यह सुनिश्चित करना था कि योजनाएं यथासंभव लचीली हों, और अपनी साधना खोने से उसे यह सीख मिली थी कि जब भी वह किसी मिशन पर निकले तो उसे अपने दुश्मन की तरह सोचना चाहिए। अब वह हर एक रास्ते पर विचार करता है, उसका दुश्मन उसकी प्रगति को रोक सकता है और अपने दुश्मन के इलाके में घुसने का फैसला करने से पहले ही वह उसका समाधान ढूंढ लेता है। संक्षेप में, वह आखिरकार अपने शब्दकोश में सावधान शब्द जोड़ने के लिए आ गया था। अब मैं समझ गया, जेरास ने खुद से सोचा क्योंकि वह दूरी में विशाल संरचना को देख रहा था। अब इमारत कुछ अजीबोगरीब कांच से बनी एक विशाल संरचना थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड और अलग अलग कैमरों के साथ एक विस्तृत खुला ब्लॉक था जो जगह के चारों ओर अपनी स्थिति बनाए हुए था। मुझे जो चाहिए वह 5वीं मंजिल पर है और वहां पहुंचने के लिए मुझे 3 स्तरों की सुरक्षा को पार करना होगा। पहले 2 स्तरों का ख्याल मेरे विशेष नैनो सूट का उपयोग करके रखा जा सकता है, लेकिन आखिरी स्तर पर यह बहुत खूनी होगा। साथ ही फाइल ले जाने से अलार्म बज सकता है और मुझे उल्का रैंक पर निचले प्राणी और ब्रह्मांडीय रैंक पर उच्चतम प्राणी के गार्ड के माध्यम से लड़ना होगा। यह मुश्किल होगा, जेरस ने भौहें सिकोड़ते हुए खुद से सोचा।
तुरंत उसने अपने हाथों को अपनी जेबों में डाला और एक सिगरेट और एक लाइटर निकाला। चमक चमक। जेरस ने सिगार को अपने होठों पर रखा और उसे जलाया तो प्रकाश की चिंगारी दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद धुआं निकलने लगा। हाँ, जोर से सांस छोड़ते हुए उसका बेकाबू धड़कता हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया, क्योंकि उसने अपने सामने कागजों को जलाया और हवा से उड़ते हुए राख में बदल दिया। मैं ये करूंगा। नया क्वेस्ट हासिल किया। रक्तपंथ के साथ सेलेस्ट्रिया परिवार की फुटेज प्राप्त करें। इनाम 1500 XP। हम 1500 XP। तो इसका मतलब है, हाँ, होस्ट आखिरकार लेवल 19 को पूरा करेगा और इस मिशन को पूरा करने के बाद लेवल 20 पर पहुंच जाएगा। मेरा आखिरी मिशन है ना? जेरास ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ सोचा, क्योंकि उसने सिगार को छत से नीचे फेंकने से पहले उसे चूसा। काम पर जाने का समय आ गया है। और तुरंत उसका शरीर अचानक जमीन पर छाया में डूब गया, क्योंकि वह संग्रहालय के करीब पहुंचते हुए तेजी से आगे बढ़ा। अध्याय 389 द एब्सोल्यूट हैकर ओलिन। म्यूजियम हॉल की विशाल संरचना सेलेस्ट्रिया घाटी में मौजूद हर संरचना से ऊंची थी और वस्तु के सामने खड़े होने से संरचना की राजसी आभा से किसी का भी दिल धड़क सकता था। पूरी संरचना को कवर करने वाले गेट के सामने कुल 4 गार्ड बाहर खड़े देखे जा सकते थे, जबकि 2 अन्य अंदर देखे जा सकते थे। सभी सीधे खड़े थे और उनके प्रत्येक हाथ में भाला था, जबकि उनकी टोपी उनके आधे चेहरे को ढक रही थी और किसी को भी उन्हें देखने से रोक रही थी। लेकिन तुरंत जेरास, जो जमीन पर घास की एक साधारण छाया के रूप में प्रच्छन्न था, उनकी सांस और उनके आकार से तुरंत अंदाजा लगा सकता था कि चारों गार्ड गहरी नींद में सो रहे थे और गाइडिंग एक दिखावा था। हालांकि जेरास के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी। हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि संग्रहालय में घुसपैठ करने की सजा क्या है और केवल कोई भी आत्मघाती व्यक्ति ही प्रवेश करने की हिम्मत कर सकता था। ब्रह्मांडीय रैंक स्टेज की मौजूदगी की अफवाह ने चोरों को भी लालच में डाल दिया, जो कीमती कलाकृतियों के लालच में पकड़े गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि संरचना में किस तरह का शेर मौजूद है। शायद यही कारण था कि सभी पहरेदार इतने ढीले थे और ड्यूटी पर सोने का जोखिम भी उठा सकते थे। और इस तरह खान संरचना में घुस गया, उनकी छाया को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए, और आसानी से गेट में घुस गया। संरचना का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था, लेकिन वह सामने के दरवाजे की सुरक्षा कर रहे कुल 3 पहरेदारों को देख सकता था। उनकी आंखें हर जगह की जांच कर रही थीं। वे सभी चरम उल्का रैंक स्टेज पर हैं। जेरास ने खुद से सोचा और तुरंत उसने साइड टर्न लिया, उनकी नज़रों से दूर हो गया और इसके बजाय पिछवाड़े की ओर बढ़ गया। 2 पहरेदार उनके पिछवाड़े में गश्त कर रहे थे, उनका स्पर्श हर नुक्कड़ और कोने में चमक रहा था। 2 पहरेदारों से अनजान एक लबादा पहने हुए व्यक्ति था, जो पत्तियों से ढके एक पेड़ पर बैठा था। संरचना को बारीकी से देखते हुए उसकी निगाहें उस जगह को स्कैन करती हुई उन गार्डों को देखती हैं जिनके सिर कभी कभी विभिन्न खिड़कियों से झांकते रहते हैं। ये बहुत ज्यादा सुरक्षा वाला है, जेरास ने सोचा, जब उसने ओलिन द्वारा उसे दिए गए इयरिंग गैजेट पर टैप किया। संचार पर बॉस, क्या आप कॉपी करते हैं? जेरा की आंखों में चमक के साथ आवाज गूंजी। कॉपी? अच्छा, आपको एक अजीब सी धड़कन महसूस हो सकती है जो आपके शरीर के लिए एक छोटा सा झटका होगी बॉस, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बस आपके आसपास एक रेडॉक्स संवेदी क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इस जगह को बेहतर तरीके से समझ सकें। कोई समस्या नहीं, आपको जो करना है वो करें ओलिन, जेरास ने जवाब दिया, क्योंकि उसका शरीर अचानक ऐंठने लगा और पेड़ से कुछ पत्तियां गिरने लगीं। तुरंत प्रकाश की एक किरण चमक उठी और गिरते हुए पत्तों पर जाकर पेड़ के चारों ओर देखने लगी, लेकिन जल्द ही वह पीछे हट गई। केवल 5 सेकंड बाद अचानक वापस लौट आए और अगले 10 सेकंड तक पेड़ को देखती रही, इससे पहले कि गार्ड अंततः दृश्यों से दूर चला गया। क्या आप कॉपी करते हैं बॉस? जेरस ने खुद को अंधेरे पेड़ की छाल के पीछे से बाहर निकाला, जहां वह छिपकर बैठा था, और शाखा पर वापस बैठ गया। कॉपी? अच्छा, मैंने आपके क्षेत्र के बॉस को पहचान लिया है। आप वर्तमान में बाहरी परिधि पर हैं और संग्रहालय के किनारों के करीब हैं, है ना? ठीक है ओलिन, ये बहुत अच्छा है बॉस। मैं वर्तमान में उस जगह में प्रवेश करने वाले हर प्रवेश द्वार को ट्रैक कर रहा हूँ, ओलिन ने कहा, और जेरस को कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मेरे स्कैनर के अनुसार केवल 3 हैं। पहला मुख्य प्रवेश द्वार है, जो मुझे लगता है कि भारी निर्देशित होना चाहिए और तीनों में से सबसे कम सुरक्षित है। दूसरा भाग संरचना का छाल वाला छोर है और यह संग्रहालय हॉल के सामान्य वीआईपी सदस्यों के लिए प्रवेश क्षेत्र है। ये सामान्य रूप से परित्यक्त स्थान जैसा लग सकता है क्योंकि वर्तमान में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि संग्रहालय के वीआईपी सदस्य अच्छे लोग नहीं हैं और संभवतः वे ही हैं जिनके खिलाफ सेलेस्ट्रिया परिवार सबसे अधिक मार्गदर्शन करता है। इसलिए वह स्थान प्रवेश द्वार से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। अंतिम कदम सीवर से होकर जाता है। 3 साल पहले कला के प्रदर्शन के दौरान एक सीवर का पता लगाया गया था ताकि एक ऐसी सामग्री का परीक्षण किया जा सके जो सीवर के पानी को भी शुद्ध कर सकती है, और उन्होंने एक सीवर नहर बनाई जो संग्रहालय के भीतर से निकलती है और जगह के बाहर तक पहुंचती है।
लेकिन जहां आप हैं वहां से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर घास के चिकने पैच से छिपा हुआ नहर का छेद मौजूद है। ये तीसरा रास्ता है बॉस। इसे अब 3 साल से छोड़ दिया गया था, इसलिए मेरी रिपोर्ट के अनुसार यह सबसे सुरक्षित जगह है, ओलिन ने रिपोर्ट की। जब खान ने बगल की ओर देखा और देखा कि खुली जमीन हरी घास से भरी हुई है और सजावट के लिए पेड़ लगाए गए हैं। गश्त करने वाले गार्डों के उस जगह से दूर जाने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए जेरास तुरंत फिर से एक छाया बन गया, क्योंकि वह जमीन से फिसल गया और धीरे धीरे उस क्षेत्र के पास पहुंच गया। ईआईए में शैडो वॉकर पंथ के साथ अपनी लड़ाई के दौरान जेरास ने उनसे काफ़ी शैडो रोप जब्त कर लिए थे और यह वही रोप थे जिनका वह अब उपयोग कर रहा था, लेकिन कुछ संशोधन करने और अपने बचाव को असामान्य स्तर तक मजबूत करने के बाद अंत में शैडो वॉकर के साथ लड़ाई इसके लायक थी और सूट ने पहले ही 100 से ज़्यादा बार उसकी जान बचाई थी और घुसपैठ को सांस लेने जितना आसान बना दिया था। बस करो बॉस, अब अपने आसपास झाड़ियों के बीच किसी अनियमित पैच की जांच करें। ये जगह आपके आसपास 10 सेंटीमीटर से भी कम दायरे में है, ओलिन ने कहा, जबकि जेरस ने अपने पैरों के नीचे बारीकी से देखा और एक विसंगति की तलाश शुरू कर दी। ये जगह पूरी तरह से लयबद्ध और सुचारू रूप से काटी गई थी, जिसमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं था और जिसके कारण जेरस अपने घुटनों पर गिर गया और प्रत्येक मंजिल पर टैप करना शुरू कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय बाद मरना मरना उसके कानों में धातु की आवाज़ गूंजी और उसके होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। तुम्हें ढूंढ लिया, अच्छा काम एलिन, जेरस ने संचारक से कहा जैसे ही उसके हाथों में एक ब्लेड दिखाई दिया और उसने धीरे से पेड़ की सतह को ट्रिम किया। गोल धातु की प्लेट दिखाई दी जब उसने इसे धीरे से हटाया और उसमें धातु के कदम देखे। 1 सेकंड के लिए भी देरी किए बिना जेरस धातु की वस्तु को धीरे से वापस अपनी जगह पर रोल करने से पहले सीवा में रेंग गया और सफलतापूर्वक उसने अपना ऑपरेशन शुरू किया। अध्याय 390 द एब्सोल्यू हैकर ओलिन 2। जेरस ने घोर अंधेरे में रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। सीवर की भयानक बदबू और गंदे पानी ने उसकी नाक को परेशान कर दिया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। वह इससे भी बदतर हालात से गुजर चुका था। वह जितनी दूर तक रेंगता रहा था, उसे देखते हुए जेरस को अभी पता चल गया था कि उसे पहले से ही म्यूजियम हॉल के नीचे होना चाहिए था। अब उसे बस किसी तरह के छेद की ज़रूरत थी जिससे वह बाहर निकल सके, और उसने ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं किया और जेरस को जल्द ही एक छेद मिल गया और उसके कान धातु की प्लेट पर झुक गए ताकि कोई आवाज़ न सुनाई दे। उसने तुरंत अपने कान लगाते ही पैरों की आवाज़ सुनी और ये देखकर कि वह कैसे आगे बढ़ रहा था, उसे लगा कि कुल मिलाकर 2 गार्ड आगे बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गार्ड दूर चले गए और तुरंत जेरा के हाथों ने धातु के आवरण को धक्का देकर खोल दिया और वह तुरंत छेद से बाहर निकल गया। वह जहां था वहां चारों ओर देखने पर यह एक छोटी सी बालकनी जैसी खुली जगह थी जो एक लंबे गलियारे के अंत में थी, और पूरा रास्ता बहुत साफ था सिवाय 2 गार्डों की पीठ के जो धीरे धीरे दूर जा रहे थे। उसके लिए गंध बहुत बुरी थी और कोई भी उसे गंध से आसानी से पहचान सकता था। तुरंत जेरा के हाथों ने उसके लबादे के एक बटन को कसकर दबाया। तुरंत नैनाइट जिससे लबादा बना था बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि वे सभी अचानक लहराने लगे। तुरंत ही उसका लबादा पूरी तरह से गंदगी और मैल से साफ हो गया और जेब फूल गई। अपने हाथों को उसमें डुबाने पर वह पहले से ही बड़े नायलॉन बैग को देख सकता था जिसमें शुरू में लबादे पर गंदगी थी। अगर यह सब फर्श पर गिर जाता तो सिरदर्द हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सिंडिल, जेरा ने सोचा और तुरंत ही उसके कानों में आवाज़ गूंजी। अब आप बेस के अंदर हैं और पहली मंजिल पर हैं, है ना बॉस? ओलिन की छोटी सी आवाज़ गूंजी। हाँ ओलिन, तो मुझे फुटेज प्राप्त करने के लिए 4थी मंजिल पर जाना होगा, है ना? हाँ बूस, और ऐसा करने के केवल 2 तरीके हैं, सीढ़ियाँ और लिफ्ट। हाँ बॉस, यह आसान होगा। यह आसान नहीं होगा। सीढ़ियों पर नियमित अंतराल पर गार्ड होंगे और भले ही मैं उनकी छाया में डूब जाऊं, फिर भी अगर मैं बहुत करीब आ जाऊं तो वे मुझे देख पाएंगे। दूसरा रास्ता लिफ्ट है, लेकिन हर प्रवेश और निकास पर गार्ड होंगे, जेरास ने सोचा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने दिमाग में एक योजना तैयार की। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा, जेरास ने तुरंत अपना ध्यान ओलिन की ओर केंद्रित करने से पहले सोचा। अरे ओलिन, हाँ बॉस, क्या आप पहली से 4थी मंजिल तक लिफ्ट की शक्ति का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ हो गया, यह बाएं कोने में है, बस 5 कमरे बाद, ओलिन ने जवाब दिया और जेरास तुरंत आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपना रास्ता बदला, हर प्रवेश और निकास द्वार पर गार्ड खड़े हो गए और सीढ़ियों पर वास्तव में हर 10 कदम पर 2 गार्ड खड़े थे। मैं किसी ऐसे राक्षस के बारे में नहीं सोच सकता जो उस सुरक्षा को पार कर सके, जेरास ने खुद से कहा, क्योंकि वह गश्त कर रहे गार्ड की छाया का पीछा करता रहा और दूसरे गार्ड की नज़रों से बचता रहा और जल्द ही वह लिफ्ट संचालन कक्ष के बड़े धातु के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा अविश्वसनीय रूप से मोटा था और निस्संदेह बंद भी था। जेरास यह इसलिए कह सकता था क्योंकि उस पर गार्ड की कोई निगरानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके नीचे एक छोटा सा छेद था और जेरास दरवाजे के भीतर मौजूद एक वस्तु की छाया में फिसल गया जो बाहर दिख रही थी और तुरंत उसने खुद को सैकड़ों तारों और स्विचों के सामने पाया।
आखिर उनके पास कितनी सारी लिफ्टें हैं, ज़ेरास ने खुद से सोचा, लेकिन वह अभी भी आसानी से पेचीदगियों को समझने में सक्षम था और तुरंत उसने अपनी घड़ी का एप्लीकेशन खोला, जगह के अंदर एक कॉर्ड वायर पकड़ा और तुरंत कमरे में मौजूद एक और बड़ी मशीन से उसे अपनी घड़ी में प्लग कर दिया। 10 सेकंड से भी कम समय बाद घड़ी पर डन टैब दिखाई दिया और ज़ेरास ने तुरंत अजीब अक्षरों और प्रतीकों की नकल करना शुरू कर दिया। अरे ओलिन, हाँ बॉस, मैं तुम्हें लिफ्टों का कोड भेज रहा हूँ, इसे एक साथ जोड़ो और मेरे लिए उनके लिए एक कंट्रोलिंग ऐप बनाओ, ज़ेरास ने आदेश दिया और तुरंत उसने अपनी घड़ी के माध्यम से फाइलें ओलिन को भेज दी। प्राप्त हो गई बॉस, इसमें 2 मिनट लगेंगे, अपना समय लो ओलिन, ज़ेरास ने थके हुए एक कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। रोब की छाया डूबने की क्षमता का उपयोग करना एक स्वचालित विशेषता नहीं थी, बल्कि एक ऊर्जा आधारित विशेषता थी। जितना अधिक वह इसका उपयोग करता है, उतनी ही अधिक ऊर्जा उससे दूर चली जाती है। हालांकि एक जागरूक व्यक्ति के लिए ऊर्जा पर विचार करने लायक भी नहीं थी। ज़ेरास के लिए ऊर्जा बहुत थकाऊ थी। 4 मिनट बाद सब हो गया बॉस। जैसे ही उसकी घड़ी की स्क्रीन चमकी और वह तुरंत नया एप्लीकेशन देख सकता था, उसके शब्द गूंज उठे। हर लिफ्ट में उसके खुलने और बंद होने के बटन होते थे और उसका उपयोग करके ज़ेरास शारीरिक रूप से संपर्क में आए बिना आसानी से लिफ्ट को खोलने के लिए नियंत्रित कर सकता था। ज़ेरास ने जोर से सांस छोड़ी और तुरंत ही उसने बटनों को अनियमित रूप से क्लिक करना शुरू कर दिया और तुरंत बाहर निकल गया, अपने छाया रूप में कमरे। लिफ्ट के लिए जिम्मेदार गार्ड अचानक सतर्क हो गए जब उन्होंने महसूस किया कि लिफ्ट अचानक खुल गई है। इससे पहले कि यह पूरी तरह से खुल भी पाती, दीवार से टकराने वाली क्षमता की आवाज़ हर मंजिल से गूंज उठी और उन्होंने तुरंत अपनी सभी क्षमताओं को लिफ्ट में फेंक दिया। अगर ज़ेरास वहां होता तो निस्संदेह वह विनाशकारी हमले में राख हो जाता। लेकिन जब उन्होंने लिफ्ट को देखा जिसमें कोई नहीं था, तो उनके चेहरे पर उलझन पैदा हो गई। यह अजीब है, मुझे अभी अभी दूसरी मंजिलों से रिपोर्ट मिली है। ऐसा कहा जाता है कि पहली मंजिल से चौथी मंजिल तक सभी लिफ्ट खराब हैं, इसे ठीक करने में कुछ समय लगेगा, एक गार्ड ने जोर से कहा, जबकि उसके साथी हंस रहे थे, क्योंकि वे दोनों लिफ्ट को देख रहे थे, जो खिलौने की तरह खुल रही थी और बंद हो रही थी। यह उन आलसी इंजीनियरों का काम रहा होगा। खैर, जब तक वे अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक आराम करने में कोई बुराई नहीं है, उसने सोचा, जब वे दोनों लिफ्ट से दूर चले गए। जब वे चले गए तो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा कि वह छाया जो मंद रोशनी में एक दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर निकली और लिफ्ट के खुलते ही उसमें घुस गई। मरना। तुरंत लिफ्ट ऊपर चली गई और चौथी मंजिल पर रुकने से पहले हर मंजिल से गुजरी।